आइए करते हैं खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। 21 सितंबर 2020 को पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ से तहसील स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार के विरोध में किए गए धरना प्रदर्शन को देखते हुए हमारे आप तक न्यूज चैनल के विशेष संवाददाता दीपक विमल ने समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह प्रदेश अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड अनीस राजा के साथ एक मुलाकात में जानने की कोशिश की कि इस धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या था। पेश है ये खास मुलाकात। दीपक विमल की रिपोर्ट लखनऊ से आप तक न्यूज चैनल पर। आपके साथ दीपक मल और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज चैनल। आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ में और हमारे साथ जो मौजूद शख्सियत हैं वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुलायम सिंह प्रदेश अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड अनीस राजा जी की, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनका आगाज ही अंजाम है। और आप तक न्यूज में अध्यक्ष जी आपका स्वागत करते हैं। आपका परिचय? मैं अनीस राजा हूँ, समाजवादी पार्टी की युवा विंग मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का प्रदेश अध्यक्ष। आपसे पहला सवाल ये है कि हमारा कि सपा पार्टी द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार के खिलाफ चलाए गए विरोध प्रदर्शन में आपके बारे में इसके क्या कहना है? देखिए, कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने तहसील स्तर पर हर जिले की हर तहसील पर ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदया को ज्ञापन देना था और उस ज्ञापन की उसमें हमारी 4 सूत्रीय मांगे थी, जिसमें हमारी पहली मांग स्वास्थ्य सेवाओं में हो रही अनियमितता, भ्रष्टाचार की बढ़ती हुई शिकायतें और सरकारी उत्पीड़न में वृद्धि। उसके साथ साथ चौथी मांग हमारी थी बदहाल किसान और 5वीं बेरोजगारी। इन तमाम 4 बिंदुओं को लेकर के हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदया को ज्ञापन एसडीएम के माध्यम से हर तहसील पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम हुआ था। आज अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि हम 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, उनके 18 घंटे काम करने के बावजूद हमारे देश में आज कोरोना के केसेस 54 लाख हो गए। 54 लाख से भी ज्यादा हो गए, आज तो और ज्यादा हो गए। लगभग 90,000 लोगों की मौत सिर्फ इस कोरोना बीमारी के कारण हुई। तो सरकार इस कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में हर तरह से हर स्तर पर पूरी तरह से फेल हो गई है। लोगों को बेड नहीं मिल रहा है। कोई कोरोना पॉजिटिव हो जा रहा है पेशेंट, अगर उसको एम्बुलेंस अगर वो बुला रहा है तो 12-12 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं आ रही है। आप पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से तमाम ऐसी सूचनाएं आप लोगों को मिल रही है, हम लोगों को भी देखने को मिल रही है कि 12-12 घंटे एम्बुलेंस नहीं आ रही है। अगर एम्बुलेंस आ रही है, उसको लेकर के जा रही है तो वहां उसको बेड नहीं मिल पा रहा है। बेड मिल रहा है तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, और अगर ऑक्सीजन मिल रही है और अगर पेशेंट कुछ ज्यादा सीरियस हो जा रहा है तो उसको वेंटिलेटर्स की सरकार मुहैया करा पाती है। ये हालात हैं स्वास्थ्य सेवाओं के। उसके बाद जहां सरकार कोई फैसिलिटीज नहीं दे पा रही है, वहीं सरकार में बैठे उनके मंत्री, उनके विधायक, उनकी ऑफिसर्स, उनके कर्मचारी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। आपने देखा कि थर्मामीटर 1800 रुपए का थर्मामीटर, उसको 5400 रुपए में गवर्नमेंट खरीद रही है। 800 रुपए के पल्स ऑक्सीमीटर को 1400 रुपए में खरीदा जा रहा है। क्वारंटाइन सेंटर के क्या हाल है, ना वहां पर मरीज को सही से पानी मिल पा रहा है, ना उसको सही से खाना मिल पा रहा है, ना उसको सही से दवाई मिल पा रही है, ना ही वहां पे साफ सुथराई का इंतजाम है।
यहाँ तक कि पानी पीने का वहां पर स्वच्छ लोगों को नहीं मिल पा रहा स्वच्छ। क्वारंटाइन के सेंटर्स की क्या हाल है, जो इनके आइसोलेशन वार्ड बने हुए हैं उनकी क्या स्थिति है, वो भी आप देख रहे हो लगातार। कहने का मतलब है सरकार स्वास्थ्य सेवाएं देने में इस उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में स्वास्थ्य सुविधाएं देने में हर स्तर पर फेल हो गई है। उसके बाद हमारी दूसरी मांग जो थी, जो लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कुछ बातें हमने पहले भ्रष्टाचार में कही, कोरोना काल में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको भी आमतौर पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। सरकारी उत्पीड़न की अगर हम बात करें तो सरकारी उत्पीड़न हर स्तर पर किया जा रहा है। अगर नौजवान जो पूरे देश में लॉकडाउन के कारण, जो इतना कठोर लॉकडाउन विश्व में कहीं पर नहीं हुआ जितना कठोर लॉकडाउन हमारे हिंदुस्तान में किया गया, 500 केसेस से, तो आपने यहाँ पर इतना कठोर लॉकडाउन किया जिससे हमारे देश में जो कोरोना फैल रहा था बहुत तेजी से फैल रहा था, उसकी चेन को तोड़ने के लिए आपने बहुत कठोर लॉकडाउन किया, बहुत अच्छी बात। लेकिन उस कठोर लॉकडाउन से आपको कोई फायदा नहीं हुआ। आपको उस लॉकडाउन करके आप उस कोरोना वायरस की चेन को नहीं तोड़ पाए, लेकिन आपने इस देश की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से तोड़ करके आज आपके कठोर लॉकडाउन के कारण आज देश के क्या हालात मालूम है आपको? आज देश पूरी तरह से भुखमरी की ओर है, पूरी तरह से बेरोजगार हो गया है। इस देश में रहने वाला एक एक नौजवान बेरोजगार हो गया है। 12 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई हैं, 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। सिर्फ यही नहीं, 2019 तक 1,89,00,000 लोग पहले ही बेरोजगार हो गए थे इस लॉकडाउन, इस महामारी आने के पहले ही। तो सरकार ये नहीं कि सब लॉकडाउन में ही सब पूरी तरह से फेल हुई है, ये उसके पहले ही फेल हुई। आप देश के हमारे जीडीपी उस समय भी 3.1 थी। आज हमारे देश की जीडीपी क्या है? आज हमारे देश की जीडीपी -23.5 है। आप की गलत नीतियों, गलत फैसलों के कारण ये सब हो रहा है। जीडीपी हमारी -23.9 हो गई है। बेरोजगारी दिन पर दिन लगातार बढ़ती जा रही है। 12 करोड़ नौजवान हमारे बेरोजगार हो गए। देश भुखमरी के कगार पर है, पूरी तरह से देश भुखमरी के कगार पर है। कोई किसी व्यक्ति के पास कोई रोजगार नहीं बचा हुआ है। और जब प्रवासी मजदूर जो बेचारे 2 वक्त की रोटी के इंतजाम के लिए अपने घर परिवार को पालने के लिए जो दूसरे प्रदेशों में प्रवास करते थे, जब उनका रोजगार खत्म हुआ तो वो अपने अपने गांव के लिए पलायन हुए। जब वो पलायन हुए करके अपने गांव पहुंचे, जब उनकी जीविका का सिर्फ एक ही रास्ता बचा, सिर्फ खेती और किसानी, तो आज आपने क्या किया? जहां लगातार किसान आत्महत्याएं कर रहा है, जहां लगातार किसानों का कर्जा माफ नहीं हो रहा है। आपने मुफ्त सिंचाई की बात कही थी, मुफ्त सिंचाई नहीं दे पाए। आपने बीज और उनको खाद सही समय पर उपलब्ध नहीं करा पा रहे, और किसानों का कर्जा नहीं माफ कर रहे, गन्ना किसानों का आप भुगतान नहीं कर पा रहे हो। किसान भुखमरी के कगार पर, भुखमरी के साथ साथ लगातार वो आत्महत्या कर रहा है। 2019 के एनसीआरबी के रिपोर्ट के आधार पर 1,39,000 लोगों ने आत्महत्या की, जिसमें से 7.5% भागीदारी से किसानों की है। लगभग 10,200 कुछ लोगों ने उसमें आत्महत्या की, जिसमें से 10% नौजवान हैं जो बेरोजगारी के कारण आत्महत्या की, लगभग 14,000। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ किसान परेशान है, तो किसानों को के लिए एक अच्छी नीति बनानी चाहिए थी, एक अच्छी रणनीति बनानी चाहिए थी, एक अच्छा रोड मैप तैयार करना चाहिए था, ताकि किसानों को इस देश से बेरोजगारी खत्म की जाए और किसानों को कोई अच्छा रोजगार मिल सके, या किसानों की अच्छे हित के लिए कोई बात हो सके। लेकिन आपने क्या किया? आप कृषि संशोधन बिल लेकर क्या किया? आपको आखिर मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि हर चीज को जो इवेंट बनाती थी सरकार, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा रहा हो, उसको पहले इवेंट बनाया, 2-3 साल बाद उस पर बहस की, उसको सदन में भी कहा, अपने चुनावी मंच से भी कहा, अपने डिबेट में भी कहा, और सड़क पे से लेकर के सदन तक वो लोग ये बात करते चले आए कि हम 3 तलाक कानून बनाएंगे। एक इवेंट बनाया, इवेंट बना करके फिर उसको लेकर के आए। उसके बाद धारा 370 की बात होनी चाहिए, उसको भी इवेंट बनाया, कई दिन तक उसको चलाया। उसके बाद में आप धारा 370 आपने हटाने का काम किया। उसके बाद आप एनआरसी की अगर हम बात करें, सीए और एनआरसी,
उसको भी आप लगातार इवेंट बनाते चले आए, सदन से लेकर के सदन तक की अपनी जनसभाओं से लेकर के हर जगह। उसके बाद आपने उसको, कहने का मतलब है कि आप सिर्फ हर काम तो इवेंट बना करके करते थे, लेकिन आज जब किसानों की बात आई, किसानों के हित की बात आई, तो आपने उसको इवेंट क्यों नहीं बनाया? आखिर क्यों नहीं इवेंट बनाया भाई? सर, किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये नेशनल लेवल का मुद्दा है, आपको इसको भी इवेंट बनाना चाहिए था। किसानों से बात करनी चाहिए थी, विपक्षी दलों से बात करनी चाहिए थी, बात करके उनको आश्वासन देना चाहिए था, उनको सही। और आप इस कानून को जो बना रहे हो, आप जो ये अध्यादेश 5 जून को जो आप चुपके से लेकर के आए, जिसे बाद में आपने सदन में अभी 2 दिन पहले उसको पास कर दिया, इसको थोड़ा सा इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, इसको कैबिनेट में पास करवाना चाहिए था। कैबिनेट में पास करवा करके इसको सदन में पटल पर रखना चाहिए था, उस पर चर्चा होती, उस पर बहस होती, उस पर प्रश्न होते, प्रश्न होने के बाद उस पर वोटिंग करवाना चाहिए था। तमाम सांसद, समाजवादी पार्टी से लेकर के तमाम विरोधी सरकार के विरोध में जितनी भी पार्टियां हैं, तो तमाम इनके घटक दल भी, एक सांसद सामाजिक कांग्रेस को उसने इस्तीफा भी दे दिया, और तमाम लोगों से बात करनी चाहिए। तमाम लोगों ने ये बात रखी कि इस पर हमको क्या नाम है वोटिंग करवाई जाए, आपने वोटिंग नहीं करवाई, आपने ध्वनि मत से इसको पास करके आपने इसको कानून बना दिया। आखिर इससे देश के किसानों को क्या फायदा होता है? और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी नौकरी में 5 वर्ष की संविदा में जो हमारे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी के बयान के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं और कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ये अपनी बात कह के उसको कह देंगे हमने तो जुमला कहा था, ये अपनी बात कह करके उस बात से पलट जाएंगे। कार्मिक विभाग के अधिकारी ने एक प्रस्ताव बनाया, उस प्रस्ताव को ये लेकर के हर विभाग के अधिकारियों से बात कर रहे हैं। उस अधिकारियों से बात करने के बाद ये इसको कैबिनेट में लाएंगे, ये इसको कैबिनेट से पास कराएंगे और इसको कानून बनाएंगे। इन्हीं के कार्मिक विभाग से प्रस्ताव बना है और इन्हीं के मंत्री ये बात कह रहे हैं कि ये तो भ्रम फैलाया जा रहा है। तो किसकी बात सच माने? इस सिर्फ संविदा नियम जो ये ला रहे हैं, उसके तहत आखिर किसको फायदा होने वाला है? आपने कहा कि कार्य करने की दक्षता बढ़ेगी, सरकार का कहना है कि कार्य करने की दक्षता बढ़ेगी और रेवेन्यू मेंटेन होगा, सरकार का रेवेन्यू कम होगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर इससे क्या दक्षता ये बढ़ाना चाहते हैं? जब हमारे देश में ये महामारी आई, हमारे देश में जब कोरोना महामारी आई, तो सबसे पहली पंक्ति में जिनको सरकार ने भी कोरोना योद्धा का अवार्ड दिया, कोरोना योद्धा की संज्ञा दी और ये कहा कि ये हमारे कोरोना योद्धा, चाहे उसमें मेडिकल स्टाफ हो, डॉक्टर हो, वार्ड बॉय, नर्सेज हो, या उसके सफाई कर्मचारी हो, या पुलिस विभाग के छोटे कर्मचारी हो, या सीएम ऑफिस के कर्मचारी, या लेखपाल लेवल के तमाम कर्मचारी। तो ये कानून आखिर क्यों बना रहे हो? आप उनको चोर साबित कर रहे हो, आप उनको कम चोर साबित कर रहे हो। ये नियम अगर बना रहे हो तो आप हर व्यक्ति के लिए बनाओ, मैं स्वागत करता हूँ आपके इस नियम का, लेकिन आप ये नियम बनाओ तो सबके लिए बनाओ। IPS IAS के लिए आप नियम क्यों नहीं बना लो? PCS PPS के लिए ये नियम क्यों नहीं बना लो? सिर्फ समूह खा और गा के कर्मचारियों के लिए आप ये नियम क्यों बना लो? कहीं ना कहीं आपके दिल में चोर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब 30 साल की उम्र में नौजवान नौकरी पाता है, 5 साल तक वो संविदा पर काम करेगा, संविदा पर काम करते हुए 10 बार उसे उसमें एग्जाम देना पड़ेगा, और अगर 2 बार वो 60% से कम अगर उसके मार्क्स रह जाते हैं तो उसको अपनी नौकरी से हटाना पड़ेगा। वो मार्क्स क्यों कम रह जाएंगे? अगर उसके ऊपर का बैठा हुआ अधिकारी जिसके अंडर में वो समूह खा और गा के कर्मचारी काम कर रहे हैं, अगर उनकी हायरिंग नहीं करेगा, उनके तेल नहीं लगाएगा और उनके घर की शॉपिंग नहीं करवाएगा,
इस तरह से अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको अधिकारी अपने हिसाब से देंगे। तो ये कहाँ का न्याय है? सारे नियम कानून सिर्फ निचले कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए। तो कहने का मतलब ये है, ये जो 35 साल में अगर 30 साल में नौकरी पाता है, 5 साल तक वो संविदा पर काम करता है। अगर इन केस वो पास हो जाता है, 5 बार परीक्षाएं देने के बाद अगर वो पास हो जाता है, 5 साल तक 10 बार परीक्षा देने के बाद 35 साल की उम्र में वो नौकरी पाएगा। 35 साल की उम्र में नौकरी के बाद सिर्फ मात्र 15 साल नौकरी करने के बाद आपके लाए हुए प्रावधान के तहत 50 साल में वो रिटायर कर दिया जाएगा। आप ही ने नियम बनाया, पुलिस वालों के लिए आपने बनाया, आप इस पर ट्रायल कर रहे हो, मुझे मालूम है। देश की जनता भी ये बात जान रही है कि आप इस पर ट्रायल करो। 50 साल में अगर आप उसको रिटायर कर दोगे तो 50 साल में रिटायर होने के बाद वो व्यक्ति आखिर क्या करेगा? आपने पेंशन खत्म कर दी है, आप उसे कोई भत्ता मिलेगा नहीं, सरकारी सुविधाएं कुछ मिलेंगी नहीं। आखिर वो 50 साल की उम्र में अगर वो रिटायर होने के बाद आखिर वो व्यक्ति अपने घर परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा? अपने बच्चों की पढ़ाई आखिर वो कैसे करेगा? तो सरकार एक तरफ रोजगार देने में हर स्तर पर फेल हो गई है। 12 करोड़ लोगों, मैंने भी पहले कहा, 12 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए कोरोना के कारण। उसके पहले 1 करोड़ 89 लाख लोग, हर साल 2 करोड़ का रोजगार देने की बात करने वाले, इस कोरोना काल के पहले 1 करोड़ 89 लाख लोगों को आपने बेरोजगार कर दिया। 12 करोड़ लोग इसमें बेरोजगार हो गए। अब जब आप रोजगार एक तरफ दे नहीं पा रहे हो, जब रोजगार दे नहीं पा रहे हो तो 10 साल पहले किसी सरकारी कर्मचारी से रोजगार लेने का अधिकार आपको नहीं है। आप ये जो नियम, आप ये जो कानून बना रहे हो, ये जनता के हित में कहीं से नहीं है। ये जन विरोधी कानून सब आप बना रहे हो जो पूरी तरह से जनहित में हितकारी नहीं है। इस भयंकर कोरोना महामारी में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ समाजवादी पार्टी इस जनता के लिए क्या सुझाव है? देखिए, समाजवादी पार्टी जब से लॉकडाउन हमारे देश में प्रधानमंत्री जी के आदेश पर लगाया गया, कठोर लॉकडाउन जब से लगाया गया, तो हमारे देश के एक एक नागरिक ने उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उसको मानने का काम किया। जो व्यक्ति जहां पर था वो व्यक्ति वहीं पर रुक गया, कोई काम करने नहीं गया और आपकी बात को पूरी ईमानदारी के साथ उसने माना। जो हमारे प्रवासी मजदूर भी थे उन्होंने भी आपकी बात को माना और जहां पर थे वो वहीं पर रुक गए। अचानक लॉकडाउन के लिए आपने किया 2 लाख टन का चुनाव था करने का। उस चुनाव का हिंदुस्तान मूल के जो वहां वोटर्स अमेरिका थे उनका यहाँ ट्रम्प को इंडिया में, भारत में मिला करके उनको ट्रम्प का प्रचार करने के बाद जो आपने लॉकडाउन किया, उस लॉकडाउन में हर व्यक्ति ने आपकी बात मानी। लेकिन जब वो प्रवासी मजदूर जब वहां पर अपने घर पर, जहां पर वो प्रवास कर रहा था, अपने 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए वहां पर गया था, अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए वो वहां पर गया था, अपनी बहन बेटियों की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए हो गया था। लेकिन जब आप उसको राशन पानी आप उसको मुहैया नहीं करा पाए, राशन पानी के साथ साथ आप उनको दवा, उनकी जरूरत की चीजें आप मुहैया नहीं करा पाए, बावजूद उसके वो वहीं पर रुका। लेकिन जब उसके गांव में रहने वाले उसके परिवार, उसकी बीवी, उसके बच्चों को जब आप राशन पानी उस समय मुहैया नहीं करा पाए, दवा और तमाम जरूरत की चीजें आप जब उनको मुहैया नहीं करा पाए, तब जाकर के वो प्रवासी मजदूर वहां से पैदल चले। और जब वो वहां से अपने घर के लिए निकला तो आप उसको कोई भी संसाधन उसको आप उपलब्ध नहीं करा पाए। उस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर, उनके निर्देश पर, जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से गांव घरों में जाकर के, मोहल्लों में जाकर के समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जो भी जिस लायक था उसने लोगों की मदद करने का काम किया,
उनको राशन पानी देने का काम किया, उनको तमाम लोग की जरूरत की चीजें तो देने का काम किया। उसके बाद जब प्रवासी मजदूर पैदल आ रहे थे उनको कोई संसाधन सरकार ने कोई उपलब्ध नहीं कराया। समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ताओं ने मिल करके जिससे भी जो हो सका उसने उन प्रवासी मजदूरों को खाना पानी से लेकर के दवा से लेकर के हर एक चीज का इंतजाम किया। साथ साथ वो पैदल सैकड़ों किलोमीटर लोग जब पैदल आ रहे थे उनकी चप्पलें घिस गई थी। हम लोग भी थे, हमारे तमाम नौजवान साथी थे, हम लोगों ने खाने का इंतजाम किया, पानी का इंतजाम किया। उसके बाद चप्पलें हम लोग खरीद करके लाए थे, लगभग 1000 चप्पलें हम खरीद करके आए थे। जिन मजदूरों की चप्पल घिस गई थी, जो नंगे पैदल 34 डिग्री सेल्सियस में जो नंगे पाँव सड़कों पर पैदल चले आ रहे थे, उनको उन्होंने चप्पलें देने का काम किया। इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर लोग की मदद करने का काम किया और आज भी गांव-गांव घरों में जाकर के उनकी मदद करने का काम करते हैं। और बात नहीं सरकार के लिए, आपने कहा सरकार इसमें इस कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में हर तरह से पूरी तरह से खड़ी हुई है। अगर आप सिर्फ राशन और पानी मुहैया कराने की बात करें तो ये सिर्फ राशन और पानी नहीं मुहैया कराता है। स्वास्थ्य विभाग सेवाओं के बारे में तो अभी मैंने आपको हल बताया। जिस समय हम लोग सड़कों पर उतर करके गांव गलियों में जाकर लॉकडाउन में लोगों की मदद कर रहे थे, मजदूरों की, किसानों की, गरीबों की मदद कर रहे थे, उसमें ये भारतीय जनता पार्टी के लोग रामायण और महाभारत टीवी पर देख रहे थे। इनके विधायक, इनके मिनिस्टर, इनके कार्यकर्ता रामायण और महाभारत देखने में वो काफी सुर्खियों में भी आया था कई चैनलों के माध्यम से। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार ने इस कोरोना वायरस जंग में किसी तरह का कोई योगदान नहीं दिया है, हर स्तर पर नहीं। इसमें कोरोना जैसी महामारी में आपकी सरकार समाजवादी पार्टी में आगे जनता के लिए क्या कार्य करेगी, इसके बारे में आप क्या कहें? लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा गरीबों मजदूरों की लड़ाई लड़ने का काम किया, हमेशा उनकी मदद करने का काम किया, हमेशा उनको हक, उनको न्याय दिलाने का काम किया है और लगातार हम लोग वही काम करते चल रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी ने लगातार इस कोरोना काल में भी, जब सरकार पूरी तरह से फेल है और इस कोरोना वायरस, इस कोरोना काल में, इस कोरोना काल को आपदा को अवसर बनाने का जो काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, पूरी तरह से जनता एक बात को समझ रही है। पीएम केयर फंड आपने बनाया, उसमें लाखों करोड़ रुपए आ गए। ये हमारा होने के बावजूद आपने पीएम केयर फंड उसको आरटीआई से बाहर रखा है, उसकी कोई सूचना, कोई जानकारी देने के लिए उसको बाहर नहीं किया है। टीपी किट घोटाला हुआ आपने देखा, कोरोना टेस्टिंग किट घोटाला हुआ आपने देखा, थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर घोटाला हुआ वो आपने देखा, क्वारंटाइन सेंटर में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ मिलकर के जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो भी इस देश की जनता देख रही है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। तो कहने का मतलब ये, सरकार हर तरह से इसमें फेल हुई है और समाजवादी पार्टी इनके झूठ, इनके विफलताओं को, इनकी गलत नीतियों को उजागर करने के लिए लगातार सड़कों पर उतरने का काम किया है। पहले हम लोग सबसे पहले बढ़ती हुई, जब देश में, जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत 20 रुपए है, वो 20 रुपए की कीमत का तेल हमारे देश में 80 रुपए में बिक रहा था। उसके खिलाफ हम लोग सड़कों पर उतरे। हम लोग स्वयं उत्तर प्रदेश की विधानसभा और लोक भवन, मुख्यमंत्री कार्यालय, लोक भवन पर जाकर के हम लोग ट्रैक्टर लेकर के गए, कृषि यंत्र लेकर के गए, क्योंकि ट्रैक्टर एक कृषि यंत्र है और तमाम कृषि के कार्य से किए जाते हैं और सबसे ज्यादा डीजल अगर कोई यूज करता है तो देश का किसान करता है। किसान का डीजल का रेट पेट्रोल से भी ज्यादा हो गया, ये भी हमारे देश में सबसे पहली बार। उसके बाद हम लोगों ने वहां पर प्रोटेस्ट किया, हमारे तमाम नौजवान साथियों को बर्बरतापूर्वक मारा गया, पीटा गया,
सैकड़ों लोग जो है लोक मुकदमा लिखा गया। उसके बाद जब नीट और जेई की परीक्षा, जब पूरे देश का नौजवान, पूरे देश का परीक्षार्थी जिसको पार्टिसिपेट करना है, वो सरकार से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक की उसने दरवाजा खटखट गया, उसको न्याय मिल रहा है। और ये नीट और जेई की जो परीक्षा सरकार इस कोरोना काल में कराना चाह रही है, उसको पोस्टपोन किया गया। जब उसकी बात नहीं सुनी गई तो उनके समर्थन में हम लोगों ने भी महामहिम राज्यपाल महोदया को ज्ञापन देने जा रहे थे। उनके खिलाफ हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, इस परीक्षा के खिलाफ इसको पोस्टपोन किया जाए। उसमें भी आपने हम लोगों को, मुझे और मेरे साथ में जो भी ज्ञापन देने गए थे, शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने गए थे, अपनी बात महामहिम राज्यपाल महोदया को तक पहुँचाने से अनुरोध करने गए थे। तब भी हमारे तमाम नौजवान साथियों को हम लोगों को मारा पीटा गया, वहाँ पुलिस के द्वारा बर्बरता पूर्वक मारा गया। कितने हमारे साथियों के सर फूटे, कितनी गंभीर चोटें हैं। उसमें हम लोगों को के ऊपर फिर से एक बार मुकदमा गंभीर धाराओं में लिखा गया। मुकदमे लिखने के बाद फिर उसमें से कुछ हमारे साथियों को जेल में भेज दिया गया। उसका पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी यूथ फ्रंट में उसको लेकर प्रोटेस्ट किया। उसके बाद मतलब लगातार हम लोग, जो सरकार गलत काम कर रही है, गलत नीति अपना रही है, गलत फैसले ले रही है, उसके खिलाफ हम लोग लगातार सड़कों पर समाजवादी पार्टी काम कर रही है। और अभी 14 तारीख को हम लोगों ने प्रदेशव्यापी के निर्देश पर एक प्रदेशव्यापी जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदया को ज्ञापन देने का काम किया, अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के, जो मौजूदा हालात में जो सरकारें गलत काम कर रही है और जो मौजूदा हालात में मुख्य मुद्दे हैं, उनको लेकर के हम लोगों ने 6 सूत्री मांगे। उसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतर करके इस भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों, गलत फैसलों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम कर रही है और हमेशा लड़ाई लड़ती रहेगी। ये चाहे जितने मुकदमे हम लोग कर, चाहे जितनी लाठी मारे, चाहे जितने डंडे मारे, चाहे जितनी बार हम लोग को जेल में, चाहे हमको गोली से मार दें, लेकिन समाजवादी पार्टी ने हमेशा डॉक्टर लोहिया जी के आदर्शों पर चिपके हुए अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया है। और ऐसे ही आगे हम लोग इसी तरह से लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप चैनल के लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे खास मुलाकात मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड अनीस राजा जी। धन्यवाद। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा मेरी यानी तृप्ति के साथ। कल फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। अब तक को समय देने के लिए धन्यवाद।